उसमें पड़ता है, और डिलीवरी होने के बाद भी न्यूबॉर्न में कॉम्प्लिकेशन के चांसेस रहते हैं। जिन महिलाओं का ब्लड शुगर गर्भावस्था के समय बढ़ता है, जिसको जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं, उनमें आगे चलकर भी टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा रहता है। और उनका जो बच्चा है उसमें भी डायबिटीज, जब वो अडल्ट होता है या वयस्क होता है तो उसमें डायबिटीज का खतरा रहता है। आज हमारे साथ में हमारी एएनएम्स, सीएचओस, डॉक्टर्स जुड़े हैं, और कल जीडीएम डे है, तो उसके तत्वाधान में एक छोटा सा उन्मुखीकरण हम लोगों ने रखा है। आशा है कि आप लोगों के लिए ये लाभप्रद होगा। और अब हम फील्ड पे जो है ओजीटीटी का टेस्ट जो है करने लगे हैं। ओजीटीटी जो रहता है, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, इसके द्वारा ही जीडीएम की पहचान की जा सकती है। अगर हम रैंडम ब्लड शुगर करते हैं या फास्टिंग करते हैं तो उससे जीडीएम की पहचान करना मुश्किल रहता है, सटीक पहचान नहीं हो पाती है। इसलिए ओजीटीटी करना जो है गर्भावस्था में जरूरी रहता है। इसके लिए 75 ग्राम ग्लूकोज के पैकेट निःशुल्क उपलब्ध कराए गए हैं, और साथ में जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको ट्रेनिंग भी दी गई है। और आज हम लोग इसको चरणबद्ध तरीके से कर रहे हैं। सारे जिला अस्पताल में ओजीटीटी की सुविधा उपलब्ध की गई है, और नीचे जो है मैदानी स्तर में हम लोगों ने सीएचओस का प्रशिक्षण कर रहे हैं, और HWCs पे ओजीटीटी के टेस्ट जो है वो आरंभ किए गए हैं। और अभी VHND लेवल पे नहीं हो पा रहा है, उसको भी धीमे धीमे करके ले जाएंगे, लेकिन HWC पे इसको करना प्रारंभ किया है। हमारी सीएचओ जो है प्रशिक्षित भी की जा रही हैं। और चूंकि HWC वैसे भी NCD स्क्रीनिंग करता है, और जेस्टेशनल डायबिटीज जो है ये NCD है, और आगे चलकर डिलीवरी के बाद भी इन महिलाओं में डायबिटीज का खतरा रहता है। इसलिए इनकी पहचान हो जाए और आगे ये फॉलो अप हो जाए, इसलिए सीएचओ का जानना और भी जरूरी हो जाता है। तो हम लोग का एक प्रस्तुतिकरण है, उससे प्रारंभ करते हैं। आप लोगों के जो अगर क्वेश्चंस हों तो उनको चैट बॉक्स में लिखिएगा, उस पर बाद में जो है क्वेश्चन आंसर सेशन में हम लोग उस पर बात भी करेंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद। जो सारे हमारे जिला अस्पताल में ओजीटीटी टेस्ट प्रारंभ हो गया है, और हम जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस की स्क्रीनिंग प्रारंभ हम लोगों ने कर दी है। और कल हमारा जीडीएम दिवस है, और हम चाहते हैं कि कल मैक्सिमम गर्भवती महिलाओं की स्क्रीनिंग ओजीटीटी के द्वारा की जाए जेस्टेशनल डायबिटीज की, जिससे हम इस कॉम्प्लिकेशन को मिस ना करें और इसके जो होने वाले दुष्प्रभाव हैं उसको रोक सके। नेक्स्ट, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस होता क्या है? तो ये ग्लूकोज के प्रति जो एक सहनशीलता है उसको कम करने की, वो जो है वो गड़बड़ हो जाती है। तो इसकी पहली बार जो पहचान जो है या शुरुआत गर्भावस्था के दौरान होती है, जिसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस कहते हैं। इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस से इसकी शुरुआत होती है। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 100 में से 10 से 14% महिलाएं, मतलब हर 10वीं महिला जो है गर्भवती महिला, वो जीडीएम से पीड़ित रहती है। नेक्स्ट, इसके जो दुष्प्रभाव अगर देखते हैं तो माँ पे क्या क्या असर होता है। एक तो उसमें स्वतः गर्भपात होने का डर रहता है, मतलब अबॉर्शन होने का डर रहता है। पॉलीहाइड्रोमनियोस मतलब लाइकर ज्यादा रहता है। प्री एक्लेम्शिया और एक्लेम्शिया होने का डर रहता है। फिर बच्चा जो है बड़ा होता है, जिससे असिस्टेड डिलीवरी के चांसेस होते हैं। ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर के भी चांसेस हो सकते हैं। और बच्चेदानी जो है डिलीवरी के बाद जो है कई बार PPH में होता है, और चूंकि ब्लड शुगर हाई रहता है तो इन्फेक्शन के भी चांसेस बढ़ते हैं। अगर आप ये देखेंगे कि ये सारी कंडीशंस जो हैं उसमें मैटरनल डेथ होने की संभावना है, क्योंकि जब से ज्यादा डेथ्स आजकल जो रिपोर्ट हो रही हैं वो एक्लेम्शिया से हो रही हैं। दूसरा जो है ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में रप्चर यूट्रस होता है। रप्चर यूट्रस अगर हमने देर से उसको रिफर किया, सिजेरियन टाइम से नहीं किया, तो इसमें भी डेथ होने की संभावना रहती है। और PPH एक लीडिंग कॉज तो है। और अगर हम बच्चे पे इसका असर देखते हैं तो
बच्चे का गर्भ के अंदर ही मृत्यु की संभावना रहती है। कई बार बच्चा जो है वो बहुत बड़ा होता है अगर ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं है तो, और ये जब बहुत बड़ा बच्चा अगर नॉर्मल डिलीवरी के होती है तो उसके शोल्डर अटकने का डर रहता है, जिससे इंजुरी होती है बच्चे को, सांस लेने में परेशानी भी होती है। और डिलीवरी के बाद कई बार ब्लड शुगर जो है वो कम हो जाता है, बच्चा हाइपोग्लाइसीमिया में जाता है और बच्चे में कन्वर्जन्स और मृत्यु की संभावना बढ़ती है। और कई बार जो डायबिटिक मदर रहती है, अगर उसका सही समय पे पहचान नहीं हुई और उसका इलाज नहीं किया गया तो जन्मजात विकृति की भी संभावनाएं उसमें रहती हैं। ठीक है, और ये आपको फिर से एक बात बता रहे हैं कि जो जीडीएम वाली महिला है उसको 5 से 10 साल बाद ही उसमें डायबिटीज होने का खतरा रहता है। ऐसा नहीं है कि डिलीवरी हो गई तो सब कुछ ठीक हो गया, इन महिलाओं का फॉलोअप जरूरी रहता है क्योंकि इनमें डायबिटीज का खतरा होता है। तो जीडीएम भारतीय महिलाओं में अधिक है, इसलिए हम लोग हर गर्भवती महिलाओं की स्क्रीनिंग की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि जिनमें फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज का उन्हीं को करना है, या जो मोटी हैं या जिनका गर्भपात हुआ। हर महिला जो भी प्रेगनेंसी में रजिस्टर्ड होती है उसका ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करके और फिर उसका डायबिटीज की स्क्रीनिंग, जीडीएम की स्क्रीनिंग हमको करनी है। नेक्स्ट। अब स्क्रीनिंग और जांच कैसे की जानी है, तो एक तो सभी गर्भवती महिलाओं की स्क्रीनिंग करनी है और इसकी जांच 2 बार होती है। पहली जांच पंजीयन के समय, मतलब फर्स्ट विजिट में ही हो जानी चाहिए, और दूसरी जांच जो है वो उसके 24 से 28 हफ्ते में, लेकिन 2 जांचों के बीच में कम से कम 4 हफ्ते का अंतर होना चाहिए। ये आप ऑरेंज कलर का डायग्राम देखेंगे तो पहली जांच एएनसी फर्स्ट विजिट है। अगर नेगेटिव आती है जांच, मतलब नेगेटिव का मतलब है कि वो 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम आता है अगर ब्लड शुगर लेवल, तो फिर दूसरी जांच 6ठे से 7वें महीने के बीच में करनी है। अगर महिला पॉजिटिव आ गई, मतलब उसकी ब्लड शुगर ज्यादा है ओजीटीटी के में, तो फिर उसको हमको भारत सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार उसका जो है ट्रीटमेंट करना है। और अगर 28 हफ्ते के बाद महिला आती है अपने पास पंजीयन के लिए, मतलब 7वें महीने के बाद, तो हमको एक ही जांच जो है वो आवश्यक रहती है। नेक्स्ट। अब ये ग्लूकोज घोल बनाना कैसे है, तो 75 ग्राम ग्लूकोज का पाउडर जो है आता है पैकेट, ये निशुल्क उपलब्ध है। इसके लिए हमको बनाने के लिए सामान तैयार करके रखना पड़ता है, डिस्पोजेबल ग्लास हो, चम्मच हो क्योंकि चलाना पड़ेगा, और पीने का पानी 300 ml। तो और नापने के लिए एक जार या फ्लास्क हमको लेना जरूरी है। कई बार ये जार फ्लास्क वो नहीं रहता है बीकर या नापने का वो, तो इसमें समझ में नहीं आता है, लेकिन एक ग्लास जो स्टील का रहता है आमतौर पे वो 200 ml का रहता है, तो उस हिसाब से हम नाप के जो है 300 ml पानी के साथ देना रहेगा जब गर्भवती महिला हमारे पास में आती है। तो और उसके लिए हमको जांच के लिए उपकरण क्या लगते हैं, तो कैलिब्रेशन घोल के साथ ग्लूकोमीटर, फिर एक लैंसेट या नीडल जिससे हम प्रिक करेंगे, फिर रुई का स्वॉब जिसे हम क्लीन करते हैं, और डस्टबिन रहता है पीले, काले और लाल कलर का डस्टबिन, जिसमें हमको अलग से स्वॉब फेंकना रहेगा या पंचर प्रूफ में हमको नीडल डालनी रहेगी। इस तरीके से हमारे पास में सारी चीजें होनी चाहिए। और रिकॉर्डिंग के लिए हमको रजिस्टर, और आजकल हम लोग पोर्टल पर वो करते हैं, तो टैबलेट जो एएनएम हमारी टैबलेट यूज कर रही है वो टैबलेट अपने साथ रखेंगी। बाकी महिलाएं जिनका फैसिलिटी पे जांच होती है वो पहला नतीजा जो है वो रजिस्टर पे लिखेंगे और रजिस्टर से फिर वो डेटा एंट्री ऑपरेटर पोर्टल पे एंट्री करेगा। नेक्स्ट करो। तो अब स्वप्निल हमारे साथ में है, ये जपाईगो से है और ये जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस का ये पूरा गतिविधि को मॉनिटर कर रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आगे का सेशन आपको समझाएं। थैंक यू मैम। तो आगे जैसे कि हमने अभी तक देखा कि जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस क्या है, उसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, और ओजीटीटी टेस्ट करने में हमको क्या क्या उपकरण लगने वाले हैं। तो
इन सभी उपकरणों को हम लें, उसके बाद OGTT टेस्ट हमको कैसे करना है ये अभी हम समझेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास 75 ग्राम ग्लूकोज है, उसको हम जार में 300 ml पानी लेंगे। पहले पानी लेंगे, उसमें फिर हम 75 ग्राम ग्लूकोज घोल लेंगे अच्छे से। उसके बाद महिला को हम पीने के लिए देंगे, जो कि महिला को हम बोलेंगे कि 5 से 10 मिनट के अंदर इसको सिप सिप करके इसको पीना है। पीने के बाद 2 घंटे के पश्चात हमको ब्लड शुगर की जांच ग्लूकोमीटर के मदद से हमको करनी है। अगर यह घोल पीने के आधे घंटे के अंदर अगर महिला को वॉमिटिंग हो जाती है तो हम इस टेस्ट को डिसकंटिन्यू कर देंगे, और अगर आधे घंटे के बाद अगर वॉमिटिंग होती है तो उस टेस्ट को हम जारी रखेंगे। नेक्स्ट, जब भी महिला हमारे पास टेस्टिंग के लिए आती है तो हमको उसको यह नहीं पूछना है कि वो खाली पेट आई है या कुछ खाकर आई है। वो जैसे भी हमारे पास आई है हमको ये टेस्ट करना है। तो जैसे ये फ्लो चार्ट में आप देख रहे हैं कि आपको सभी गर्भवती महिलाओं की जांच करनी है। पहली ANC विजिट पर GDM की जांच हम करेंगे। 75 ग्राम ग्लूकोज 300 मिलीलीटर पानी में घोलकर महिला को पीने के लिए देंगे 5 से 10 मिनट के अंदर, और उसके 2 घंटे बाद हम ब्लड शुगर की जांच करेंगे। ब्लड शुगर की जांच करने के बाद 140 mg/dl या उससे ज्यादा अगर रीडिंग आता है तो वो महिला GDM पॉजिटिव है। अगर महिला GDM पॉजिटिव है तो भारत सरकार के जो दिशा निर्देश दिए हुए हैं उसी के अनुसार हम इसी महिला का हम प्रबंधन करेंगे। और अगर वैल्यू 140 mg/dl से कम आती है तो ये महिला GDM निगेटिव है। अगर महिला GDM निगेटिव है तो दूसरे टेस्ट के लिए हम महिला को फिर से बुलाएंगे, जो कि होगा 24 से 28 हफ्ते के बीच। 24 से 28 हफ्ते में जब महिला आती है तब हम उसका OGTT टेस्ट करेंगे ग्लूकोज घोल पिलाकर। उसमें अगर 140 mg/dl या उससे ज्यादा अगर वैल्यू आता है तो हम उस दिशा निर्देशों के अनुसार उसका प्रबंधन करेंगे। और वह अगर सेकेंड टेस्ट में भी निगेटिव आती है, यानी कि 140 mg/dl से कम, तो हम उसका सामान्य ANC तरह उसकी देखभाल करेंगे। तो जब भी हम ये टेस्टिंग कर रहे हैं तो सबका हम रिकॉर्डिंग करें। हमारे पास जो रजिस्टर्स होते हैं ANC रजिस्टर्स, GDM रजिस्टर इसमें, और उसके बाद MCP कार्ड में भी हमको इसका डॉक्यूमेंटेशन करना है। डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद इसका रिपोर्टिंग हमको अनमोल टैब में, ये जो आपको रेड कलर में जो OGTT का टैब दिख रहा है वहां पर आपको इसका वैल्यू लिखना है। नेक्स्ट, ये आपके सामने ANC रजिस्टर है, इसमें OGTT जांच के लिए कॉलम होता है। तो सभी जांचों के बाद आपको इसमें OGTT का वैल्यू महिला का लिखना है। ये ANC रजिस्टर है। तो अभी क्या रहता है कि हम लोग जांच भी करते हैं लेकिन उसकी एंट्रीज नहीं होती है। तो जिला अस्पताल में जो भी हमारे ANM या स्टाफ नर्स जो ANC क्लिनिक में बैठते हैं तो उनकी ये ड्यूटी है कि जब वो जांच करें तो इसको लिख जरूर लें। और मान लो कि कहीं लैब में भी जांच होती है इसकी, कई जगह जो है वो मैटरनिटी विंग में जो ANC क्लिनिक चल रही है उसमें जांच ना होके लैब में जांच के लिए जाते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति है तो लैब से रीडिंग्स लेकर और रजिस्टर में जरूर एंट्री करें, क्योंकि तभी वो पोर्टल पे एंट्री होगी और हमको ये पता चलेगा कि कोई पॉजिटिव महिला हाई रिस्क है, और उसको हम सुमन हेल्प डेस्क से भी कॉल कर सकते हैं और डिलीवरी तक उसका फॉलो अप कर सकेंगे। GDM पॉजिटिव महिला, उसका हमको ट्रैकिंग भी करना है। तो सभी आशा के साथ जो लाइन लिस्टिंग है, योग्य दंपत्ति की ट्रैकिंग हो जो हम करते हैं, उसके द्वारा उनका पंजीयन करें हम गर्भवती महिला का, उनकी GDM की जांच करें OGTT द्वारा, जिसकी मॉनिटरिंग हमको सुमन हेल्प डेस्क के द्वारा भी करना है, राज्य स्तर से भी होगी। जो महिला GDM निगेटिव आएगी उसको हमको काउंसलिंग करना है 24 से 28 हफ्ते पर पुनः आने के लिए। जो महिला पॉजिटिव आती है, यानी कि 140 mg/dl या उससे ज्यादा वैल्यू है, तो CHO MO के द्वारा उसका रेगुलर चेकअप करना चाहिए। हर महीने में एटलीस्ट एक बार हमको उसका चेकअप करना है। HRP हाई रिस्क प्रेगनेंसी प्रोटोकॉल के अंतर्गत EPMSA में भी जो क्लिनिक्स होते हैं उसमें भी हमको इसकी हर बार जांच करना है, महिला को दिखाना है। तो इसका सारांश ये है कि जितनी जल्दी हो सके पहली विजिट पर आपको गर्भवती महिलाओं को GDM के लिए स्क्रीन करना है।
जिससे कि जल्दी हमको उसका पता चले और उसका प्रबंधन हम जल्दी कर सके। तो दूसरी जांच आपको 24 से 28 हफ्ते पर करनी है, और अगर महिला इसके बीच नहीं आ पाती है तो 24 सप्ताह के बाद ये आप कर सकते हैं। और अगर महिला 20 सप्ताह या उसके बाद अगर एएनसी फर्स्ट विजिट के लिए आती है आपके पास, तो सेकंड टेस्ट के लिए आपको एटलीस्ट 4 सप्ताह का अंतर आपको रखना चाहिए। अगर महिला 28 सप्ताह या उसके बाद ही पहली बार आती है तो महिला की सिर्फ एक ही जीडीएम की जांच करना है। अब ओजीटीटी का घोल पिलाने के बाद 2 घंटे के बाद आपको ग्लूकोमीटर से महिला का ब्लड शुगर का टेस्ट करना है। तो अब ग्लूकोमीटर के प्रयोग के लिए आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले तो हमको टेस्ट स्ट्रिप का एक्सपायरी देखना है। एक्सपायर्ड टेस्ट स्ट्रिप हमको यूज नहीं करना है और हमारे फैसिलिटी पर यह टेस्ट स्ट्रिप होनी भी नहीं चाहिए। और ग्लूकोमीटर को चालू करने के लिए हमको टेस्ट स्ट्रिप उसमें लगाना है। उसके बाद अच्छे खून की बूंद बनी हो ये हमको सुनिश्चित करना है। और जब ग्लूकोमीटर पे टेस्ट स्ट्रिप पर खून का जब निशान आता है, जो बूंद चमकती है, तभी आपको ये ड्रॉप आपको लेना है। अब क्या कब आपको प्रयोग नहीं करना है, तो अगर नतीजा आपको कुछ गलत दिखाई दे रहा है तो आपको ग्लूकोमीटर यूज नहीं करना है। जो आपको डिस्प्ले पर कुछ जो अंक दिखते हैं वो नहीं दिखाई दे रहे हैं तो आपको वो ग्लूकोमीटर यूज नहीं करना है। अगर कोड नंबर आपके टेस्ट स्ट्रिप और जो डिस्प्ले स्क्रीन पर दिख रहा है वो अगर सेम नहीं है तो आपको वो यूज नहीं करना है। और यदि गलती का चिन्ह है और आपने अभी तक कहीं खून लगाया है तो इस टेस्ट स्ट्रिप को आपको प्रयोग नहीं करना है। टेस्ट स्ट्रिप पर आपको खून की बूंद को रगड़ना नहीं है, बस थोड़ा सा टच करना है ब्लड ड्रॉप पर, तो वो अपने आप ही सक कर लेगा। उसके बाद टेस्ट स्ट्रिप को जो आपने यूज टेस्ट स्ट्रिप है उसको बिना प्रयोग की नई टेस्ट स्ट्रिप के साथ उसी डिब्बे में नहीं रखना है। नेक्स्ट। तो अभी हमने देखा कि पहली एएनसी विजिट पर हमने जांच करी, उसके बाद 140 mg पर डीएल या उससे ज्यादा आता है तो हमको महिला का जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से हमको प्रबंधन करना है। तो जैसे ही पहली बार महिला पॉजिटिव आती है, जीडीएम पॉजिटिव आती है, तो हमको उसको मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी और एक्सरसाइज के बारे में हमको बताना है। तो इसमें प्रबंधन का उद्देश्य हमको ये है कि हम जब एमएनटी और एक्सरसाइज बताएंगे तो हर एक महीने में हमको उसका फॉलोअप भी लेना है। उसमें हमारा उद्देश्य ये है कि आपका फास्टिंग ब्लड शुगर 95 mg पर डीएल से कम हो और पीपीबीएस पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर 120 mg पर डीएल से कम रखना है। नेक्स्ट। तो जीडीएम का प्रबंधन हम 2 प्रकार से करते हैं। सबसे पहले तो जीवन शैली में बदलाव और चिकित्सीय प्रबंधन। जीवन शैली में बदलाव में हमारा आता है मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी और शारीरिक व्यायाम, और चिकित्सीय प्रबंधन में आता है मेटफॉर्मिन और इंसुलिन थेरेपी। तो जैसे ही महिला हमारे सेंटर पर अगर पॉजिटिव आती है तो सबसे पहले हम उसको बताएंगे मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी और शारीरिक व्यायाम। ये बताने के आपको 2 हफ्ते के लिए आपको इसको बताना है, और 2 हफ्ते के बाद आपको महिला को फिर से उसी फैसिलिटी पर आपको बुलाना है पीपीबीएस टेस्टिंग के लिए। तो हम 2 सप्ताह के लिए जीवन शैली में बदलाव हम उसको बताएंगे, कुछ खाने पीने की सलाह देंगे और शारीरिक व्यायाम आपको शुरू करना है ये आपको बताएंगे। तो फाइन ले जाएगा और हमारा ही तो देखना होता है। तो पोषण से इलाज शुरू करने के बाद 2 सप्ताह के बाद आपको पीपीबीएस करना है। अगर पीपीबीएस में जांच 100 mg पर डीएल से कम है तो एमएनटी एवं एक्सरसाइज जो हमने बताया था उसको आपको कंटिन्यू रखना है, और महिला को उसी डेट को अगले महीने में बुलाना है। ऐसा हम डिलीवरी होने तक महिला को 1 महीने में एक बार कम से कम फैसिलिटी पर बुलाएंगे और पीपीबीएस की जांच करेंगे। खाना खाने के 2 घंटे के बाद की ब्लड शुगर देखेंगे, और अगर 2 घंटे के बाद 120 mg पर डीएल से अगर वैल्यू ज्यादा आता है तो हम उसको डॉक्टर के पास रेफर करेंगे, तो डॉक्टर उनको मेटफॉर्मिन या इंसुलिन थेरेपी शुरू कर सके। और साथ ही आपको पोषण आहार और शारीरिक व्यायाम महिला को शुरू रखने के लिए बताना है। अच्छा, इसमें एक चीज ये है कि जैसे कि हम एक सीएचओ ने जांच करी है तो सीएचओ को लगता है कि उसका ओजीटीटी में 140 से ऊपर आया है, अब उसे 2 हफ्ते का वो देना है,
तो 2 हफ्ते बाद जो है वो CHO को अपने उप स्वास्थ्य केंद्र में ही महिला को बताना रहेगा, ठीक है, बुलाना रहेगा और फिर से दोबारा टेस्ट करना रहेगा और ये बताना पड़ेगा कि तुम खाना खाने के 2 घंटे बाद आना और इस 2 घंटे के दरमियान कुछ खाना नहीं है सर। OGTT तो कैसे भी हो सकती है, चाहे वो खाली पेट कर सकते हैं या भरे पेट ग्लूकोज का सॉल्यूशन किसी भी समय पिला के और जांच हो सकती है। लेकिन जो 2 हफ्ते बाद व्यायाम और भोजन संतुलित करने के बाद जो 2 हफ्ते बाद पॉजिटिव वालों की जो जांच होती है वो खाना खाने के 2 घंटे बाद ब्लड शुगर की जांच होती है। इसमें ग्लूकोज पाउडर देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ खाना खाने के 2 घंटे बाद ये चीज याद रखनी है और महिला को समझा के बुलाना है, जिससे कि वो ऐसा ना हो कि आधे घंटे पहले खाना खाया था तो आ जाए, फिर हम उसे बिठाल के रखें और वो रुके नहीं और चली जाए। तो एक बार महिला अगर पॉजिटिव आई OGTT में तो उसको बिल्कुल समझाना है कि तुमको अगली जांच तुम्हारी 2 हफ्ते बाद होगी और तुमको खाना खाने के 2 घंटे बाद आना है या नाश्ता करने के 2 घंटे बाद आना है। तो ये GDM का प्रबंधन हम ऐसे करना है कि 140 या mg पर DL या उससे ज्यादा आता है तो हमको सबसे पहले पोषण इलाज MNT और शारीरिक व्यायाम हमको शुरू करना है। 2 हफ्ते के बाद हम उसको फिर से बुलाएंगे PPBS टेस्ट करने के लिए। PPBS यानी कि खाना खाने के 2 घंटे के बाद खून में शुगर हमको चेक करना है। इसमें अगर 120 mg पर DL से कम अगर वैल्यू आता है तो जो पोषण इलाज और व्यायाम हमने बताया था उसको हमको शुरू रखना है और हर 1 महीने में डिलीवरी तक उस महिला को बुलाते रहना है। उसके बाद अगर 120 या mg पर DL या उससे अगर ज्यादा आता है वैल्यू तो हमको उसको MO या फिर स्पेशलिस्ट के पास भेजना है, जिससे कि वो मेटफॉर्मिन या इंसुलिन का इलाज शुरू कर सके और हमको जीवन शैली में बदलाव हमको चालू रखना है। नेक्स्ट। तो इसके लिए हमको शारीरिक व्यायाम में हमको ये बताना है कि ज्यादा हैवी एक्सरसाइज के लिए हमको नहीं बताना है। एटलीस्ट वो 30 मिनट्स का कुछ शारीरिक गतिविधि कर ले, चलना या बैठकर हाथ हिलाना, PT वो कर सकती है और प्रत्येक भोजन के बाद वो 10 मिनट के लिए एटलीस्ट वॉक कर सकती है या फिर कुछ PT वगैरह कर सकती है बैठकर चेयर पर। और कोई भी व्यायाम करते वक्त महिला को ये बताना है कि जब भी वो व्यायाम करे उसके पहले और बाद में आपके शिशु की गतिविधि की निगरानी उनको करनी चाहिए, जैसे कि कम से कम शिशु 10 बार हिलना चाहिए 2 घंटे में। ये आपको जरूर ध्यान रखना है और अगर इसमें आपको कुछ गड़बड़ लगता है या शिशु का हिलना कम लग रहा है तो आपको तुरंत कोई भी हेल्थ फैसिलिटी पर दिखाना है। अब शारीरिक व्यायाम जब आप बताएंगे महिला को करने के लिए, उसमें आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले तो सीमित शारीरिक व्यायाम नियमित रूप से आपको करना है। जब वो व्यायाम कर रही है तो उसको कपड़े जो है वो ढीले, सूती और आरामदायक पहनना है। थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना है, गुड़ गुड़ पानी पीते रहना है जब भी व्यायाम कर रही है वो। ज्यादा हैवी व्यायाम नहीं करना है। जैसे उनको थकान महसूस होती है तो उनको रुक जाना है और अच्छा खाना खाते रहना है, स्वस्थ आहार खाना है और संतुलन बनाने वाले व्यायाम को वगैरह नहीं करना है। ज्यादा खड़े रहने वाले जिसमें वो कंफर्टेबल हो ऐसा व्यायाम उनको नहीं करना है। तो ज्यादा थकान ना हो ऐसा ही व्यायाम आपको करना है। पीठ या पेट के बल पर लेटकर दूसरी तिमाही में व्यायाम आपको नहीं करना है। बहुत गर्म वातावरण में व्यायाम नहीं करना है और ऐसा व्यायाम ना करें जिससे पेट पर चोट लगने का खतरा हो। संतुलन बनाने वाले व्यायाम आपको नहीं करना है। कोई भी उपवास आपको नहीं करना है और जो भी रोज के भोजन के टाइमिंग्स है वही आपको फॉलो करना है और इस दौरान आपको थकना नहीं है। जो भी कंफर्टेबल जिसमें भी कंफर्टेबल है महिला वैसा ही व्यायाम आपको करना है। तो सभी महिला को हमको जैसे ही GDM का पता चलता है तो सबसे पहले पोषण संबंधी सलाह और आपको व्यायाम तो बताना है। इसके बाद हमको उसकी BMI की गणना करनी है शारीरिक गतिविधि के अनुसार। जैसे हम महिला की एज, उसका वेट देख के और उसकी जो शारीरिक गतिविधि है रोजमर्रा में वो क्या काम कर रही है उसके हिसाब से हम कैलोरी कैलकुलेट करेंगे और वैसे ही हम फिर महिला को भोजन योजना बना कर देंगे। नेक्स्ट।
तो ये एक तालिका है जो हमारे NHM MP के पोर्टल पर GDM गाइडलाइंस में दिया हुआ है, जिसमें कि आप 2 चार्ट्स हैं, एक तो है 18 से 30 वर्ष की आयु की महिलाओं के लिए और एक है 31 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए। तो इसमें सबसे पहले हम आयु पूछेंगे, उसके बाद वेट पूछेंगे और वेट के बाद ये कैलोरी कैलकुलेट करके ऑलरेडी इसमें दी हुई है। तो जैसे ही ये कैलकुलेट हम करेंगे और ये कैलोरी के अनुसार GDM के मैनुअल में जो पोषण योजना है, भोजन योजना है, ये आपको दी हुई है कि इतने फॉर एग्जांपल 2000 कैलोरीज के लिए महिला को रोज-रोज क्या खाना है। तो वैसी योजना आप महिला को बनाकर इसमें से दे सकते हैं। अब जैसे कि हमने देखा कि महिला को जैसे ही वो पॉजिटिव आती है, GDM पॉजिटिव आती है, उसके बाद हमको आहार संबंधी सलाह क्या देना है। तो सबसे पहले तो हमको ये बताना है कि भोजन के समय के बारे में जो अनुशासन है, तो जैसे रोज जो समय उसने डिसाइड कर लिया है, उसी समय पे महिला को खाना खाना है। वो ऐसा ना करे कि कोई समय ज्यादा भोजन कर ले, लंबे समय तक वो भोजन ना करे, ऐसा उसको नहीं करना है। कोई भी मील उसको स्किप नहीं करना है और सभी श्रेणी के खाने के पदार्थ अपने भोजन में उसको शामिल करना है। पहले तो आपको पूछना है कि वो क्या खाने में लेती है, उसके अनुसार फिर आपको ये जैसे सभी श्रेणी के पदार्थ आपको बोलना है कि ये वो खाने में ऐड करे। जैसे कि दाल उसको लेना है, अनाज, दूध, दूध के प्रोडक्ट्स हैं, फल, हरी सब्जियां, सभी आपको खाने में लेना है। अगर मांसाहारी महिला है, तो वो अंडे ले सकती है, कम वसा वाला मांस ले सकती है, मछली और चिकन भी ले सकती है। उनको रेड मीट नहीं लेना है या मटन जिसको हम बोलते हैं वो नहीं लेना है। और जो हम भोजन योजना महिला को बनाकर देंगे, उसमें हमको ये बताना है कि 3 बार आपको मुख्य भोजन लेना है और उसके बीच में 2 से 3 बार आपको नाश्ता लेना है। तो जो वो 2 बार खाती थी, उसी को आपको डिवाइड करके देना है 3 मुख्य भोजन और 3 नाश्ते में। अब जो भोजन योजना हम बनाएंगे, उसमें वो क्या ले सकती है और क्या नहीं ले सकती है। तो इसमें जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इसमें वो अनाज ले सकती हैं, सभी प्रकार की दालें ले सकती हैं, स्टार्च वाली सब्जियां, फल ये ले सकती हैं। और महिला को कार्बोहाइड्रेट में क्या नहीं लेना है, तो मिठाई नहीं लेना है, रस नहीं लेना है, कोई भी फ्रूट है उसका रस उनको नहीं लेना है, पूरा फ्रूट वो ले सकती है। केक और पेस्ट्रीज बाहर का नहीं लेना है, शीतल पेय या कोल्ड ड्रिंक्स जिसको हम बोलते हैं वो नहीं लेना है और सफेद ब्रेड नहीं लेना है। मतलब सफेद चीजें जो मैदे की चीजें होती है या आटे की चीजें, ये जो है उसको कम करनी है। मैदा सबसे ज्यादा नुकसान करता है और ये शक्कर वाली चीजें वो नहीं लेनी है, क्योंकि इससे जो है उसका शुगर और जो है वो बढ़ेगा। तो ये हो गया कार्बोहाइड्रेट्स में आप क्या ले सकते हैं, क्या नहीं ले सकते। फैट या फिर वसा में आप ले सकते हैं, टोंड दूध ले सकते हैं, उबला हुआ या कम तेल में पका हुआ भोजन आप ले सकते हैं। और फैट में क्या नहीं ले सकते, तो घी, मक्खन और पूरी मलाई वाला दूध उनको अवॉइड करना है। फिर प्रोटीन्स में दूध और दही आप ले सकते हैं, अंडा ले सकते हैं, मछली, चिकन और दालें ले सकते हैं। और नहीं लेना है जो मांसाहारी महिलाएं हैं, वो लाल मांस, नाले और शरीर के अंदर के अंग जैसे लीवर ये होता है, वो आपको नहीं लेना है। तो आपको MNT के लिए मुख्य निर्देश क्या बताना है कि जो घर में खाना आसानी से उपलब्ध होता है, उसी को आपको थोड़ा सा बदलाव करके महिला को बताना है। अगर आपको पहले पूछना है कि वो क्या खाती है, अगर वो बताती है कि वो एक बार रोटी, चावल, सब्जी लेती है, तो एक बार में वो रोटी ही ले या फिर वो चावल ही ले। अगर सुबह रोटी लिया है, तो दोपहर में वो चावल ले। ऐसा उसको आपको थोड़ा कस्टमाइज करके आपको बताना है। अपने खाने में उनको सबसे ज्यादा से ज्यादा सब्जी लेना है, सलाद लेना है, दाल और दूध एवं दूध से बने हुए पदार्थ हैं जैसे पनीर, छाछ, दही आपको लेते रहना है। अगर महिला मांसाहारी है, तो उबले अंडे वो ले सकती है, कम तेल में उबला हुआ चिकन या मछली का वो सेवन कर सकती है। लाल मांस को अवॉइड करना है, नहीं लेना है। और शरीर के अंदर के अंग जैसे कलेजी, गुर्दा हो गया और तला हुआ मांस का सेवन उनको नहीं करना है।
जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि 6 बार थोड़ा थोड़ा भोजन करना है, जिसमें से रहेगा 3 बार मुख्य भोजन और 3 बार नाश्ता। और इस दौरान महिला को दिन भर में एटलीस्ट 8 गिलास पानी पीते रहना चाहिए। तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि सभी प्रकार के जो प्रोडक्ट्स है आपको लेना है, जिसमें ये आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है ये टी शेप की थाली है। अब ये टी शेप की थाली में आपको ये कैसे बनाकर देना है महिला को, तो ये जो थाली है इसको तो पहले हम 50-50 में डिवाइड कर लें। ऊपर का जो 50% है इसमें आपको वेजिटेबल्स लेना है, सब्जी लेना है, फल लेना है और सलाद लेना है। तो आपका 50% ऑफ द थाली हो गया सब्जी, फल और सलाद से। उसके बाद बचता है 50%। उस 50% को आपको 25-25 में डिवाइड करना है। 25% में आपको एक तो रोटी लेना है या फिर चावल लेना है, और जो बचा हुआ 25 है उसमें आपको दूध से बने हुए पदार्थ हैं, जैसे कि आपका पनीर हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, ये लेना है। और अगर मांसाहारी है महिला तो अंडा ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, ये आप ले सकते हैं। अब मीठी चीजें और मैदे से बनी हुई चीजें आपको बिल्कुल बंद कर देना है। जैसे कि बाहर से कोई भी जो पेय पदार्थ हैं, मीठी लस्सी होता है, बिस्किट, आइसक्रीम, जिसमें भी शुगर है, ऐसी सभी चीजें आपको अवॉइड करना है। घर में अगर चाय बनती है तो उसमें आप बता सकते हैं कि चाय महिला बंद कर दे, या फिर उसमें से शक्कर लेना बिल्कुल भी बंद कर दे। उसके बाद बाहर का तला हुआ पैक्ड फूड, आलू चिप्स, कचौरी, पकोड़े, समोसा, ये सब आपको नहीं लेना है। 3 बार हमको मुख्य भोजन लेना है और 3 बार बीच में नाश्ता करना है। तो नाश्ते में आप क्या ले सकते हैं, तो अंकुरित अनाज आप ले सकते हैं, भुना हुआ चना, मुरमुरे, सत्तू, फल, छाछ, पोहा, इडली, ये सब भी जो घर में आसानी से उपलब्ध रहता है और बनता है, ये आप ले सकते हैं। महिला को ये बताना है कि एक बार में आप ज्यादा भोजन नहीं करना है, उतना ही भोजन करना है जिससे आपकी भूख मिट जाए और अगले 2 से 3 घंटे में फिर से आपको भूख लग जाए। इससे आपका जो भोजन योजना आपने बनाकर दी है, जो 3 बार मुख्य भोजन और 3 बार नाश्ता, वो प्रॉपरली फॉलो हो पाएगा। तो जीडीएम, अगर वो महिला जीडीएम पॉजिटिव आती है और हमने अगर ये उसको पोषण, इलाज, व्यायाम अगर बताया है 2 सप्ताह के लिए, तो इससे हम जीडीएम को अच्छी तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। इसके लिए महिला को वो फॉलो करना भी बहुत जरूरी है। तो अधिकतर महिलाओं में जैसे जीडीएम है, ये जीवन शैली बदलाव से नियंत्रित हो जाता है। उसके बाद हमको 2 सप्ताह बाद फिर से पीपीबीएस की जांच हमको करवाना है, महिला की करना है, जिसमें फिर अगर वो महिला की शुगर बढ़ी हुई आती है तो फिर आपको डॉक्टर के पास उसको रेफर करना है। और हर महीने में एक बार डिलीवरी तक एटलीस्ट एक बार पीपीबीएस का टेस्टिंग हमको करना है। अभी हमने बताया था प्रबंधन में जीवन शैली में बदलाव, जिसमें आया था एमएनटी और एक्सरसाइज, पोषण, इलाज और शारीरिक व्यायाम। अगर महिला 2 हफ्ते के बाद हमारे पास आती है और अभी हमने महिला का पीपीबीएस का टेस्ट किया है, खाना खाने के 2 घंटे के बाद टेस्ट किया है, उसमें अगर वैल्यू आती है 120 mg/dl या उससे ज्यादा, तो हमको महिला को डॉक्टर के पास रेफर करना है। हम डॉक्टर के पास रेफर इसलिए कर रहे हैं कि अभी महिला का जो शुगर लेवल है वो एमएनटी और एक्सरसाइज से कंट्रोल नहीं हुआ है। तो अभी उसको मेटफॉर्मिन या इंसुलिन शुरू करने के लिए हमको डॉक्टर के पास भेजना है। तो जैसे कि इंसुलिन ये ड्रग ऑफ चॉइस है, और मेटफॉर्मिन को आप गर्भावस्था में 20 सप्ताह के बाद उसको दिया जा सकता है। तो मेटफॉर्मिन जीडीएम के लिए सुरक्षित और स्वीकृत चिकित्सा प्रबंधन है। और इंसुलिन में जैसे अगर महिला को इंसुलिन शुरू होता है तो उसमें हाइपोग्लाइसेमिया और अनियंत्रित वजन बढ़ना एक कॉमन उसका इफेक्ट होता है। तो जो आपको मेटफॉर्मिन से इंसुलिन की तुलना में कम होता है।
इसमें अगर डॉक्टर इंसुलिन का यूज इंसुलिन शुरू करते हैं तो इसमें मोस्टली 30-70 जो मिक्सडार्ड इंसुलिन होता है इसका इस्तेमाल होता है। और जो इंसुलिन की सीरिंज है 40 आयु की सीरिंज इसमें इस्तेमाल होती है। मोस्टली ये वन टाइम यूज का सीरिंज होती है। इसको एक बार यूज करना है और फिर उसको फेंक देना है या फिर कोई पंचर प्रूफ बॉक्स में आपको इसको रखना है। तो अगर किसी महिला को डॉक्टर इंसुलिन शुरू करते हैं तो महिला के पास उसका वायल भी रहेगा और सिरिंजेस भी रहेगी। तो इंसुलिन वायल आपको घर में कैसे रखना है ये हम इसमें समझेंगे। तो इसमें आपको 4 to 8 डिग्री सेल्सियस में ये इंसुलिन वायल आपको रखना है। तो 4 to 8 डिग्री सेल्सियस फ्रिज का दरवाजे में आपको इसको इंसुलिन वायल को रखना है। इसको फ्रीजर में बिल्कुल भी नहीं रखना है। अगर फ्रीजर में रख दिया तो ये खराब हो जाएगा और फिर इसको हम यूज नहीं कर सकते। तो इसको आपको ठंडी जगह पर रखना है। अगर घर में फ्रिज नहीं है तो घर में जो ठंडी जगह होती है जैसे मटका है उसके आसपास आप रख सकते हो। और जहां पर डायरेक्ट सनलाइट आ रहा है ऐसी जगह पर आपको इसको नहीं रखना है। अगर महिला ने इंसुलिन का यूज शुरू किया है तो वायल एक बार खोलने के बाद 1 ही महीने तक इसको आपको यूज करना है। अगर 1 महीने के बाद उसमें कुछ लिक्विड बचा भी हुआ है, इंसुलिन बचा हुआ है, फिर भी आपको उसको फेंक देना है। जब भी महिला वायल को यूज कर रही है तो जैसे ही फर्स्ट डे पे आपको उस पर डेट लिखना है। इंसुलिन वायल खोलने का डेट आपको लिखना है जिससे हमको समझ सके कि 1 महीना इसका कब हो गया है। तो उसके बाद हम उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। जब भी हम फ्रिज से इंसुलिन को निकालेंगे तो तुरंत उसका उपयोग हमको नहीं करना है। पहले तो रूम टेम्परेचर पर उसको आने देना है, उसी के बाद हमको उसका यूज करना है। तो फ्रीजर में हमको इसको नहीं रखना है। डायरेक्ट सनलाइट में तेज रोशनी में इसको नहीं रखना है या फिर बहुत गर्म वातावरण में इसको हमको नहीं रखना है। फ्रिज से निकालने के बाद बिल्कुल इसको गर्म पानी में हमको नहीं डालना है जिससे उसका तापमान जो है रूम टेम्परेचर पे आ जाए, इसलिए तो ऐसा हमको नहीं करना है। प्रॉपरली हाथों के बीच में इसको रोल करना है जिससे वो प्रॉपरली मिक्स भी हो जाए और रूम टेम्परेचर पे आ भी जाए। फिर इंसुलिन वायल पर आपको जब भी आप यूज कर रहे हो तो उसका एक्सपायरी जरूर आपको देखना है कि क्या वो एक्सपायर्ड तो नहीं है। उसके बाद इंसुलिन की जो सीरिंज होती है अगर पेन है तो उसका एक ही बार उसको यूज करना है। सुई जो है उसका डायरेक्ट कांटेक्ट आपका एक तो वायल से इंसुलिन निकालने के बाद डायरेक्ट आपका स्किन से ही इसका कांटेक्ट होना चाहिए। बाकी किसी चीज से इसका कांटेक्ट नहीं होना चाहिए जिससे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और सीरिंज और पेन को सामान्य तापमान पर बच्चों से आपको दूर रखना है। एक्सपायर हुई वायल का आपको प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। सीरिंज और सुई किसी और के साथ प्रयोग आपको नहीं करना है, इससे फिर HIV, हेपेटाइटिस बी और सी से बचाव होता है। सुई की नोक को आपको साफ नहीं करना है और सुई को कभी भी वायल में इंसुलिन निकालने के बाद उसमें आपको ऐसे ही लगा हुआ नहीं छोड़ना है जिससे कि कुछ जीवाणु जो है वो इंसुलिन में जा सकते हैं। तो इंसुलिन लगाने की प्रक्रिया क्या है? तो सबसे पहले तो इंसुलिन हम लगाते हैं त्वचा के नीचे जिसे हम बोलते हैं सबक्यूटेनियस। तो इंसुलिन हम कहाँ लगा सकते हैं? तो ऊपरी बाह में लगा सकते हैं, कूल्हे पर लगा सकते हैं, जांग के सामने, लेटरल साइड में और पेट में नाभि से 2 इंच का जो चक्र है, जो जगह है वो छोड़कर आप पेट में भी लगा सकते हैं। और हर बार हमको इंसुलिन की जगह इसको रोटेट करते रहना चाहिए। अगर आपने आज जांग पर लगाया है तो उसके बाद पेट पर लगाएं, पेट की दूसरी साइड लगाएं, उसके बाद दूसरी जांग पर लगाएं। ऐसा हमको क्लॉकवाइज हम इसको चलते रहना है। तो इंसुलिन लगाने की प्रक्रिया हम एक बार देख लें। तो सबसे पहले तो हैंड वॉश हमको जरूर करना है। वायल के ऊपरी सिरे को जब हम ओपन करते हैं तो इसको स्पिरिट या फिर अल्कोहल स्वाब से आपको इसको साफ करना है।
और जो जहां पर हम लगा रहे हैं इंजेक्शन लेने की साइट को हमको पानी वाले स्वाब से अच्छी तरीके से पोंछना है और फिर उसको सूखने देना है। इंसुलिन फ्रिज में से निकालने के बाद या फिर ठंडी जगह रहा जहां पर भी हमने उसको रखा है, तो पहले तो हॉरिजॉन्टली उसको हमको हाथ को तिरछा करके उसको रोल करना है, जिससे कि वो प्रॉपरली मिक्स हो जाए। उसके बाद सीरिंज में उतनी हवा भरना है जितना हमको इंसुलिन लेना है और उसको वायल में पहले डाल देना है। उसके बाद जितनी हमको इंसुलिन चाहिए है उतनी उससे थोड़ी सी हम ज्यादा ले लें, क्योंकि जब हम सीरीज में से कुछ हवा के बुलबुलों के लिए थोड़ा सा पुश करेंगे तो थोड़ा सा इंसुलिन बाहर भी आ सकता है, लेकिन हमको लगाना उतना ही इंसुलिन है जितना हमको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया। तो इंजेक्शन लगाते वक्त जहां पर भी हमको इंजेक्शन लगाना है, तो पहले तो अंगूठा और तर्जनी उंगली के बीच में त्वचा को हमको थोड़ा सा पकड़ के ऊपर उठाना है। उसके बाद हाथ से सिरिंज को पकड़कर 45 डिग्री या 90 डिग्री कोण पर उसको पुश करना है। 90 डिग्री अगर हेल्दी महिला है तो उनमें 90 डिग्री, या फिर अगर बहुत ही स्किनी है तो उसमें हमको 45 डिग्री से हम ये इंजेक्शन लगा सकते हैं। उसके बाद जब हम इंसुलिन को पूरा पुश कर देंगे तो सुई निकालने से पहले हमको 10 तक गिनना है, 1 से 10 तक हमको गिनना है, जिससे कि इंसुलिन पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद इंजेक्शन निकालने के बाद अगर ऐसा लग रहा है कि कुछ खून निकल रहा है या फिर कुछ लिक्विड निकल रहा है, तो उसको 5 से 10 सेकंड तक उसको दबाकर आपको रखना है। तो ये जो सिरिंज महिला यूज कर रही है या सुई यूज कर रही है, तो इसका प्रबंधन निस्तारण कैसे करना है? तो एक पंचर रहित डिब्बे में आपको फैसिलिटी पर अगर लगा रही है तो फैसिलिटी में पंचर प्रूफ बॉक्स में आपको ये रखना है, इसका निस्तारण करना है। और अगर गर्भवती महिला अगर घर पर ये लगा रही है तो एक अपारदर्शी प्लास्टिक का डिब्बा उसको रखने के लिए हम कहें, जिसमें वो रोज की जो सुई है वो उसमें वो उसको जमा करें और 1 महीने के बाद वो आपको फैसिलिटी पर प्रॉपर उसका निस्तारण के लिए आपके पास उसको सबमिट करें। तो जो भी जीडीएम पॉजिटिव महिला है, पूरे डिलीवरी डिलीवरी तक आप जो इसका महीने में एक बार फॉलो अप कर रहे हैं, तो इसको हमको कब रेफर करना है ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर कभी भी महिला को बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो रही है या फिर नौशिया लग रहा है, वो खाना नहीं खा पा रही है, तो उनको तुरंत आपको हायर सेंटर पर रेफर करना है जहां पर डॉक्टर हो या स्पेशलिस्ट हो। अगर महिला को हाइपोग्लाइसेमिया एक दिन में एक से ज्यादा बार हो रहा है, 2 से ज्यादा बार हो रहा है, तो उनको तुरंत आपको हायर फैसिलिटी पर आपको रेफर करना है। अगर कभी भी महीने में एक बार जब हम महिला को बुला रहे हैं पीपीबीएस टेस्टिंग के लिए, तो अगर उसका खाना खाने के 2 घंटे के बाद का जो ब्लड शुगर है वो 120 mg पर DL या उससे अगर ज्यादा है, तो उसको तुरंत हमको हायर फैसिलिटी पर रेफर करना। तो हाइपोग्लाइसीमिया की पहचान और प्रबंधन ये हम इसमें देखेंगे। तो हाइपोग्लाइसीमिया सभी जो जीडीएम पॉजिटिव महिला है उनमें ये हो सकता है, लेकिन ज्यादातर ये जिनको इंसुलिन शुरू है इनमें ये ज्यादा हो सकता है। तो हम सभी महिलाओं का काउंसलिंग हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में करें और उनको इसके लक्षण हम बताएं। तो अगर हाइपोग्लाइसीमिया का निदान हम अगर करना चाहें तो खून में शुगर की मात्रा अगर 70 mg पर DL से कम है तो वो हाइपोग्लाइसीमिया है। तो इसके लक्षणों को हम अगर महिला घर पर है तो उसके लक्षणों को हमको पहचानना है और उसका तुरंत उपचार करना बहुत जरूरी है, जिससे वो प्रॉपरली मैनेज हो जाए, ज्यादा सीवियर सिम्टम्स के तरफ वो ना जाए। तो इसीलिए हमको जो शुरू के लक्षण है वो महिला को बताना बहुत जरूरी है, जिसमें अगर महिला को हाइपोग्लाइसीमिया होता है तो क्या क्या लक्षण हमको दिखते हैं। तो जैसे कि हाथ कांपना है, पसीना आता है ज्यादा, धड़कन बढ़ती है, पाल्पिटेशंस, भूख ज्यादा लगती है, आसानी से थक जाती है महिला, सिर दर्द ज्यादा होने लगता है, चिड़चिड़ापन होता है, उसके बाद मुंह या होठों के पास झुनझुनी होती है और अनवेल लगता है, मतलब कोई और असामान्यता महसूस होती है। तो ये अगर कोई भी लक्षण इनको दिखते हैं तो आपको इसका मैनेजमेंट महिला को तुरंत बताना है।
गंभीर लक्षण में भ्रम अगर होता है, घबराहट, चिंता, असामान्य व्यवहार या फिर देखने में परेशानी होती है, ये गंभीर लक्षण है। लेकिन हमको शुरू के लक्षण ही इतने अच्छे से बताना है कि वो महिला गंभीर लक्षण के तरफ ना जाए। और बहुत जीवन जोखिम के लक्षण है बेहोशी या दौरा पड़ना। तो अगर ये लक्षण दिखते हैं तो हमको महिला को क्या बताना है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो हाइपोग्लाइसीमिया के बचाव के लिए आपको क्या करना है? तो सबसे पहले तो टाइमली खाना खाना है। जो भी आपका रोज का खाने के टाइमिंग्स आपने डिसाइड किए हुए हैं, वही टाइमिंग पे आपको खाना खाना है। और 2 से 3 घंटे में एटलीस्ट एक बार खाना खाएं, उसके 2 से 3 घंटे के बाद नाश्ता करें। ऐसा 6 बार आपको खाना दिन में खाना है। महिला को जो इंसुलिन शुरू है, उसकी सही खुराक जितनी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है, उतनी ही लेना है। इसकी जानकारी भी महिला को टाइम टू टाइम आपको देते रहना है। और जो भी जीडीएम पॉजिटिव महिला है, उसको हर बार आपके पास चीनी या ग्लूकोज या फिर कुछ ना कुछ टॉफीज या आपको चॉकलेट्स वगैरह रखनी चाहिए। अब हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षण हमने देखे। अगर ऐसे लक्षण किसी भी महिला में दिखते हैं तो हमको इसका प्रबंधन कैसे करना है? तो सबसे पहले कोई भी लक्षण अगर महिला को दिखते हैं, उसके बाद महिला को घर में उपलब्ध ही 1 गिलास पानी लेना है। उसमें 3 चम्मच अगर ग्लूकोज पाउडर घर में अवेलेबल है तो 3 चम्मच ग्लूकोज पाउडर लेना है, या फिर 6 चम्मच चीनी घोलकर तुरंत उसको पी लेना है। ये घोल पीने के बाद उसको कुछ देर आराम करना है और फिर 15 मिनट के बाद घर में जो भी कुछ खाने योग्य है तो उसको वो खा लेना है। रोटी, सब्जी या फिर नाश्ता जो भी अवेलेबल है वो उसको खा लेना है। उसके बाद भी अगर लक्षण ये जारी है, कुछ लक्षणों में कमी नहीं है, तो वैसा ही ग्लूकोज का घोल या फिर शक्कर का घोल आपको पुनः बनाना है और ले लेना है। उसके बाद थोड़ी देर वेट करना है और फिर अगर यदि संभव उसको है, फैसिलिटी आसपास है, तो वो जांच भी करा ले खून की कि ब्लड शुगर का वैल्यू कितना है। और अगर यदि महिला को एक दिन में 1 से ज्यादा बार हाइपोग्लाइसीमिया होता है तो तुरंत उसको फैसिलिटी पर विजिट करने के लिए और डॉक्टर से मिलने के लिए आप बताएं। तो इसमें हमको ये देखना है कि एमएनटी जब हम शुरू कर रहे हैं, महिला जीडीएम पॉजिटिव आ रही है, उसके बाद हम एमएनटी और फिजिकल एक्सरसाइज, शारीरिक व्यायाम हम शुरू कर रहे हैं 2 हफ्ते के लिए। 2 हफ्ते के बाद हम बुला रहे हैं पीपीबीएस टेस्टिंग के लिए। पीपीबीएस टेस्टिंग में अगर 120 या उससे ज्यादा वैल्यू है तो उसको तुरंत हमको मेडिकल ऑफिसर या फिर स्पेशलिस्ट के पास इंसुलिन और मेटफॉर्मिन शुरू करने के लिए आपको तुरंत रेफर करना है। और जो भी इंसुलिन वायल है, सिरिंज है, ये महिला को फैसिलिटी से उपलब्ध करवाए जाएंगे। और इसको आपको ये फॉलोअप में भी आपको हर बार बताते रहना है, जो भी महिला इंसुलिन ले रही है, इसको कैसे लेना है, इसको वायल को कैसे रखना है, इसका निस्तारण ये आपको कैसे करना है, ये आपको बताते रहना है। और महिला के साथ साथ अगर घर के कोई भी व्यक्ति, हस्बैंड या फिर सास, ये कोई भी आते हैं तो उनको भी हाइपोग्लाइसीमिया की पहचान, उसके लक्षण और प्रबंधन भी आपको बताना है। अब जीडीएम पॉजिटिव गर्भवती महिला है, उसकी प्रसूति देखभाल और रेफरल आपको कैसे करना है ये हम देखेंगे। तो जो जीडीएम पॉजिटिव महिला है उसको गर्भावस्था के दौरान, प्रसव के दौरान, डिलीवरी और प्रसव पश्चात समय के बाद भी इसको फॉलोअप की बहुत जरूरत होती है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि फॉलोअप के प्रसव पश्चात के बाद भी आगे के 5 से 10 सालों में भी ये महिला डायबिटीज डेवलप कर सकती है। तो इनके लिए हमको फॉलोअप, इनका एटलीस्ट ईयरली फॉलोअप लेते रहना हमको जरूरी है। और गर्भावस्था के दौरान अगर महिला जीडीएम पॉजिटिव है तो माह में कम से कम एक बार उसका हाई रिस्क प्रेगनेंसी प्रोटोकॉल के अंतर्गत टेस्टिंग जरूर फैसिलिटी पर होना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान हमको गर्भ में जो शिशु है उसकी कैसी दैनिक गतिविधि के बारे में हमको देखना है। तो जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि 2 घंटे में एटलीस्ट 10 बार बच्चा घूमना चाहिए, ये हमको देखना है। शिशु की गतिविधि की जांच कैसे करें?
तो महिला से हमको ये बताना है कि भोजन के बाद बाई करवट से वो लेट जाए और देखें कि 10 बार हिलने में बच्चे को कितना समय लग रहा है। अगर बच्चा 2 घंटे में 10 बार नहीं हिल रहा है तो तुरंत उसको फैसिलिटी पर डॉक्टर को दिखाना है। और हर बार जब महिला एएनसी जांच के दौरान फैसिलिटी पर आ रही है तो इसको पेट की जांच जरूर करना है, शिशु की एक्टिविटीज के लिए उनको देखना है। जो भी जीडीएम पॉजिटिव महिला है इसकी डिलीवरी का आपको ये ध्यान रखना है कि ये सीमॉक केंद्र पर हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या फिर सिविल हॉस्पिटल जहां पर इमरजेंसी सर्विसेज हैं, गायनेकोलॉजिस्ट अवेलेबल है, वहीं पर आपको इसका डिलीवरी प्लान करना है। तो प्रसव पश्चात प्रबंधन हमको कैसे करना है? तो जो भी जीडीएम पॉजिटिव महिला है सभी का मोस्टली जो ब्लड शुगर है वो नॉर्मल हो जाता है डिलीवरी के बाद, लेकिन फिर हमको 6 हफ्ते के बाद एक बार फिर से महिला का ओजीटीटी करवाना है डिलीवरी के 6 सप्ताह के बाद। जो महिला जीडीएम पॉजिटिव थी उन्हीं का हमको ये ओजीटीटी करना है। इसमें हमको अगर 140 mg/dl से कम है तो ये सामान्य है, अगर 140 से 199 mg/dl है तो ये असामान्य है, और 200 से ज्यादा अगर वैल्यू मिलता है तो ये डायबिटीज है। तो ये जो वैल्यूज हम देख रहे हैं प्रसव पश्चात 6 सप्ताह के बाद हम जब ओजीटीटी करेंगे तब का हम प्रबंधन हम देख रहे हैं। नेक्स्ट, तो प्रसव पश्चात ओजीटीटी में अगर सामान्य है 140 mg/dl से अगर वैल्यू कम है तो आपको महिला को बताना है जीवन शैली में बदलाव, जिसमें हमने पोषण इलाज बताया था, शारीरिक व्यायाम बताया है, वजन की जांच उनको हर बार करते रहना है, और फिर इनको एनसीडी कार्यक्रम से भी हमको जोड़ना है, जिससे कि 1 साल में इनकी शुगर की जांच एक बार हो जाए, शुगर बीपी की जांच हो जाए, और अगर उसमें कुछ हमको ये दिखता है कि ब्लड शुगर अनकंट्रोल्ड है तो उसी हिसाब से फिर हम उसको मेडिकल मैनेजमेंट पे हम उसको रख सकते हैं। लेकिन उनको आपको एमएनटी एक्सरसाइज आपको कंटिन्यूस आपको बताना है। उसके बाद अगर वैल्यू 140 to 199 आता है तो उसमें आपको जीवन शैली में बदलाव बताना है, पोषण इलाज बताना है, व्यायाम के बारे में बताना है, एनसीडी कार्यक्रम से भी जोड़ना है जिससे साल में एक बार उसकी खून की जांच हो जाए, और डॉक्टर के पास उनको रेफर करना है, क्योंकि 140 to 199 इसको हम बोलते हैं इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, जो कि आगे जाके डायबिटीज में ये कन्वर्ट हो सकती है। तो इसके लिए हमको डॉक्टर के पास इनको रेफर करना है। और महिला की वैल्यू अगर 200 mg/dl या उससे ज्यादा आती है तो हमको जीवन शैली में बदलाव बताना है, एमएनटी एक्सरसाइज के बारे में बताना है, एनसीडी प्रोग्राम में भी जोड़ना है, और डॉक्टर के पास रेफर भी करना है, जिससे डॉक्टर डायबिटीज के लिए इलाज वो चालू कर सके। जो जीडीएम पॉजिटिव महिला है उसके नवजात डिलीवरी के बाद नवजात शिशु की तुरंत प्रसव पश्चात देखभाल हमको कैसे करना है तो ये भी हम देखते हैं। तो जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि नवजात शिशु को, जो जीडीएम पॉजिटिव महिला होती है उसके नवजात शिशु को सांस लेने में तकलीफ होने का जोखिम अधिक होता है, इसीलिए प्रॉपर इसकी देखभाल इसको मिलना बहुत जरूरी है। इसीलिए डिलीवरी भी आपके सीमॉक सेंटर्स पर ही होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो हमको ब्रेस्ट फीडिंग इमीडिएट हमको स्टार्ट करना है, और ब्लड शुगर की जांच भी हमको बच्चों की करना है, जिसमें अगर खून में शुगर अगर 45 mg/dl से कम है तो इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं एज हाइपोग्लाइसेमिया। तो सभी महिलाओं को आपको जब भी महिला आपके यहाँ फैसिलिटी पर सबसे पहले आती है तो आपको काउंसलिंग करना है महिला की कि जीडीएम क्या है, उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या है, इसका टेस्ट ये क्यों जरूरी है, और इसका जितना जल्दी हम निदान करेंगे उससे कितने हम ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, ये आपको बताना है।
टेस्ट आपकी ये कब होते हैं, फर्स्ट टेस्ट कब होगा, इसमें जैसे पॉजिटिव आती है 140 mg पर DL या उससे ज्यादा आता है, तो इसमें आपको MNT के बारे में इसको बताना है, एक्सरसाइज के बारे में बताना है। अगर महिला निगेटिव आती है तो नेक्स्ट टेस्ट आपका कब होना है, 24 to 28 वीक्स में आपको दूसरी बार आना है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो आपको महिला को MNT और व्यायाम के बारे में बताना है। उसके बाद हर महीने एक जांच कंपलसरी हो जाए, ये आपको इंश्योर करना है, महिला फैसिलिटी पर आए और कम से कम महीने में एक बार उनका खाना खाने के 2 घंटे के बाद वाला टेस्ट, हम PPBS का टेस्ट जरूर कराएं, जिससे कि हम ब्लड शुगर का मॉनिटरिंग उसका डिलीवरी तक कर सकें। जो भी आपके कार्ड्स हैं, रजिस्टर्स हैं, इसमें आप इनका प्रॉपर रिकॉर्ड रखें कि इनका वैल्यू क्या है, GDM OGTT टेस्ट में इनका वैल्यू क्या है, उसके बाद PPBS टेस्टिंग में क्या वैल्यू आ रहा है। उसके बाद जो भी महिला है जिनको मेडिकल मैनेजमेंट पे हमने रखा है, तो इसका हमको फॉलोअप लेते रहना है कि मेटफॉर्मिन, इंसुलिन पर जो महिला है वो प्रॉपरली ये ले रही है, नहीं ले रही है, इंजेक्शन इनको कैसे लगाना है ये आपको बताना है। उसके बाद अगर कोई और भी सदस्य है घर में जो ये लगा सकता है, तो उनको भी इसके बारे में आपको ये बताना है। उसके बाद वायल को आपको कैसे रखना है, इसके बारे में आपको काउंसलिंग करना है। फ्रिज है तो फ्रिज में रखें या फिर कोई ठंडी जगह पर रखें। इसको कैसे यूज करना है, 1 महीने के अंदर ही इसको आपको यूज करना है। अगर 1 महीने के बाद भी अगर इंसुलिन उस वायल में बचा हुआ है, फिर भी उसको यूज आपको नहीं करना है, उसको फेंक देना है। हाइपोग्लाइसेमिया के लिए आपको काउंसलिंग सभी को करना है, लेकिन फोकस्ड आपको जो इंसुलिन पर है उनको प्रॉपरली इस पे काउंसलिंग करना है कि व्हाट इज हाइपोग्लाइसेमिया, इसके लक्षण क्या हैं। जैसे आपको अगर बहुत ज्यादा भूख लगती है, हाथ कांप रहे हैं, पसीना आ रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, घबराहट हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, तो ऐसे इसमें आपको 1 गिलास पानी लेना है, उसमें 6 चम्मच चीनी लेना है, अगर ग्लूकोज है तो 3 चम्मच आपको ग्लूकोज लेना है, ये पी लेना है। उसके बाद थोड़ी देर आराम करके आपको घर में जो भी कुछ अवेलेबल है वो आपको खा लें। उसके बाद भी लक्षण अगर आपको वैसे ही दिख रहे हैं, तो फिर से वैसा ही घोल बनाकर आप फिर से पी लें। और अगर फिर भी लक्षण वैसे ही है, कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो आपको डॉक्टर को तुरंत दिखाना है। और अगर आपके आसपास हेल्थ फैसिलिटी है, आशा है, उनसे आप कंसल्ट करें और तुरंत हेल्थ फैसिलिटी पर जाकर ब्लड शुगर का टेस्ट करा लें, जिसमें कि अगर 70 mg पर DL से अगर कम वैल्यू आता है, तो वो है हाइपोग्लाइसीमिया और तुरंत हमको प्रबंधन भी करना चाहिए। प्रसव पश्चात सलाह मशवरा भी आपको बताना है। इसका काउंसलिंग बहुत जरूरी है कि डिलीवरी होने के 6 हफ्ते के बाद फिर OGTT आपको करना है, ये आपको महिला को बताना है। अगर महिला के खून का शुगर अगर ज्यादा मिलता है, तो उनको आपको जीवन शैली में बदलाव बताना है, जिसमें कि पोषण योजना, भोजन योजना आपको बताना है, व्यायाम के बारे में बताना है। और अगर डॉक्टर के पास हमने भेजा है, तो जो भी मेडिसिन डॉक्टर दे रहे हैं उसको प्रॉपरली लेना है, इसके बारे में भी आपको बताना है। तो अभी हमने देखा कि GDM का टेस्टिंग कैसे करना है, उसके बाद इसका मैनेजमेंट कैसे करना है, इसका फॉलोअप कैसे करना है। तो ये रेगुलर बेसिस पे आपको इसमें जो साधन लग रहे हैं, जैसे ग्लूकोज है, मेजरिंग जार है, ग्लूकोमीटर है, स्ट्रिप्स है, ये सभी आपको जिला स्तर पर उपलब्ध होते हैं। ये आप जो भी फैसिलिटीज में इसका टेस्टिंग हो रहा है वहां पे ये प्रॉपरली इसको अवेलेबल कराएं और ये टेस्टिंग चालू करिए। जैसे कि आप सभी को पता है कि कल हम 10 मार्च को GDM डे मना रहे हैं, तो सभी डिस्ट्रिक्ट्स में हम ये इंश्योर करें कि इसके लिए हम प्रॉपर अवेयरनेस कैंपेन्स चलाएं, कैंप्स लगाएं हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स पर, जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ANCs को हम टेस्ट करें और इसका प्रॉपर अवेयरनेस करें।
थैंक यू। अगर कोई पार्टिसिपेंट्स किसी को कुछ क्वेश्चंस है तो वो चैट बॉक्स में आप इसको क्वेश्चंस को डाल सकते हैं। तो जैसे मैं देख रहा हूँ इसमें क्वेश्चन है कि एक्सरसाइज कौन सी बताना है। तो कोई भी हमको हैवी एक्सरसाइज महिला को नहीं बताना है। एक तो वो 30 मिनट्स के लिए वॉक कर ले, जब भी वो भोजन करती है उसके बाद वो 10 मिनट के लिए वॉक कर सकती है। उसके बाद नॉर्मली चेयर पर बैठकर वो हाथों का व्यायाम कर सकती है। नॉर्मल हम जैसे पीटी करते हैं वो बैठकर भी पीटी कर सकती है। तो ये दो तरह के व्यायाम हम एटलीस्ट बताएं, 30 मिनट्स का वॉक और चेयर पर बैठकर हाथ हिलाना, इतना हम बता सकते हैं। ज्यादा हेवी व्यायाम हम नहीं बताएं। व्हाट इज नॉर्मल जीडीएम वैल्यू एक क्वेश्चन है। तो अगर 140 mg पर डीएल उससे अगर कम है तो ये जीडीएम निगेटिव है, और 140 mg पर डीएल या उससे अगर ज्यादा आता है तो ये है जीडीएम पॉजिटिव। पीपीटी सबको मिल भी जाएगी, और NHMMP के वेबसाइट पर इसकी पीपीटी अपलोडेड भी है, तो वो आप वहां से भी आप इसको डाउनलोड करके ले सकते हैं। देखिए, अगर कभी भी मंथली फॉलोअप में महिला आपके पास आ रही है, 120 mg पर डीएल या उससे अगर ज्यादा वैल्यू आती है तो आपको डॉक्टर के पास उसको भेजना है। अगर डॉक्टर को फिर से अगर टेस्ट करना है तो वो डिसाइड करेंगे, अदरवाइज आपको उस महिला से फॉलोअप करना है। और डॉक्टर से भी आप बात कर सकते हैं कि इनको 2 सप्ताह के लिए हमने एमएनटी और एक्सरसाइज बताया था, उसके बाद भी ये वैल्यू जो है 120 mg पर डीएल या उससे ज्यादा आ रहा है, तो इसको हमको मेडिकल मैनेजमेंट शुरू किया है। इसके बारे में आपको डॉक्टर को भी एक बार बताना पड़ेगा अगर ऐसा कहीं प्रॉब्लम आता है तो। 2 वीक के बाद देखिए, एक तो अगर वैल्यू 140 mg पर डीएल या उससे अगर ज्यादा है तो वो हम उसको बोलते हैं अगर 2 सप्ताह के बाद 120 से कम आता है तो वो नियंत्रित है। वो जीडीएम नॉर्मल तो नहीं होगा क्योंकि वो पहले ही जीडीएम पॉजिटिव है। तो अगर वो 120 से अगर कम आता है 2 सप्ताह के बाद, तो हमको उसको एमएनटी और एक्सरसाइज जो पोषण इलाज है और व्यायाम, ये आपको कंटिन्यूअस बताना है। और कभी भी मंथ में अगर जो फॉलोअप के लिए वो आ रही है तो 120 या उससे अगर ज्यादा आता है फिर भी हमको एमएनटी और एक्सरसाइज बताना है और डॉक्टर के पास आपको रेफर करना है। एक क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइम अगर पॉजिटिव आता है तो सेकेंड टाइम ग्लूकोज नहीं पिलाना है क्या? तो फर्स्ट टाइम अगर ये महिला जीडीएम पॉजिटिव आती है तो उसका सेकेंड टेस्ट हम नहीं करेंगे गर्भावस्था के दौरान। जिसका जो महिला जीडीएम निगेटिव आ रही है, यानी कि जिसका वैल्यू 140 mg पर डीएल से कम है, उन्हीं का हम सिर्फ सेकेंड ओजीटीटी टेस्ट हम करेंगे। हाँ, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि अगर रूरल एरियाज की वुमेन है जो ऑलरेडी हेवी वर्क करती है, ठीक है, तो फिर भी हमको उनको जो एक्सरसाइज हमने बताया है वो आपको बताना है। 30 मिनट्स का वॉक वो करें और पीटी करें, जो भी उनको कंफर्टेबल है वो आपको करना है, ये आपको बताना है। तो एक क्वेश्चन है कि कितने वीक पे फर्स्ट टेस्ट करना है, 12 वीक से पहले भी कर सकते हैं क्या? तो एज सुन एज ये महिला आपके पास आती है, रजिस्टर होके फर्स्ट एएनसी विजिट के लिए आती है, तो उसी टाइम आपको पहला ओजीटीटी टेस्ट कर लेना है। वो 12 वीक से पहले भी हो सकता है। मोस्टली जब भी महिलाएं आपके पास रजिस्टर होके आ जाएगी तो पहले
आपको ओजीटी टेस्ट वो पहला टेस्ट कर लेना है। देखिए एक क्वेश्चन है कि मेटफॉर्मिन महिला को चल रही है, जीडीएम की नेक्स्ट जांच कब करना है? अगर महिला प्रेगनेंसी के दौरान अगर जीडीएम पॉजिटिव है और फिर डॉक्टर ने अगर मेटफॉर्मिन शुरू उसको किया है, तो उसको मंथ में एक बार एज पर एचआरपी प्रोटोकॉल आपको एक पीपीबीएस की जांच आपको करना है। एक क्वेश्चन है इंसुलिन कितने यूनिट देना है? तो जैसे ही हमारे पास महिला आती है, हम उसका पीपीबीएस टेस्ट करते हैं, 120 mg पर डीएल या उससे ज्यादा आता है तो हमको उसको डॉक्टर के पास भेज देना है। डॉक्टर्स उसका वैल्यू कितना था, पीपीबीएस में कितना वैल्यू आया है, उसके हिसाब से फिर इंसुलिन का डोज वो महिला को बताएंगे। देखिए क्वेश्चन है कि सेकंड चेकअप में अगर उनका जीडीएम किया है तो एंट्री करे या नहीं जीडीएम की। तो जब भी आप जीडीएम का टेस्टिंग कर रहे हैं तो वो ओजीटीटी का जो भी वैल्यू आ रहा है वो आपको एंट्री उसका करना है, फर्स्ट टेस्ट हो या फिर सेकंड टेस्ट हो। देखिए कोई भी एज की महिला हो, उसको डाइट आपको वही बताना है कि जो वो खा रही है घर में, उसकी भोजन योजना को आपको थोड़ा सा एडिट करके आपको बताना है कि 6 बार आपको खाना है, जिसमें 3 बार मुख्य भोजन, 3 बार नाश्ता रहे। उसके बाद सभी प्रकार के डाइट को जो आहार है, सभी प्रकार का आहार, जैसे फल है, सब्जी है, सलाद है, प्रोटीन है, इन सबको उसको खाने में लेना है। देखिए क्वेश्चन है कि इफ प्रेग्नेंट वुमन सेकेंड ओजीटीटी में 120 अबो अगर रीडिंग है तो एमएनटी करना है या मेडिकल मैनेजमेंट? तो सेकेंड ओजीटीटी में हमारा जो वैल्यू है ओजीटीटी का वो है 140 mg पर डीएल या उससे ज्यादा। ये जो 120 का जो वैल्यू है, ये है हमारा जो मंथली हम फॉलोअप कर रहे हैं, जो पीपीबीएस हम कर रहे हैं, तो ये उसका वैल्यू है। तो सेकंड ओजीटीटी भी अगर हम कर रहे हैं तो वो उसी का कर रहे हैं जो फर्स्ट ओजीटीटी में निगेटिव है। और जब भी वो 140 या उससे अगर ज्यादा आता है तो हमको उसको एमएनटी ही बताना है, एमएनटी और मेडिकल एक्सरसाइज। मेडिकल मैनेजमेंट हम जब उसको 2 सप्ताह के बाद बुलाएंगे, अगर उसका तब वैल्यू पीपीबीएस टेस्ट में 120 या उससे अगर ज्यादा रहता है तो फिर हम डॉक्टर के पास रेफर करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट के लिए। तो आई थिंक सभी सवाल हो गए हैं। थैंक यू एवरीवन।